नमस्कार। बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और जैसा कि मैंने आप सबों से एक रिक्वेस्ट की थी कि 9:30 बजे जो है आप हमसे जुड़ जाइए और बीएमडब्ल्यू न्यूज की लाइव एग्जिट पोल मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। तो थोड़ा इंतजार कर लेते हैं कुछ लोग जुड़ने के लिए, क्योंकि जब मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी तो बहुत लोगों ने थम्स अप किया था कि वो जुड़ेंगे। तो शुरुआत करेंगे, बस 2 मिनट और जुड़ जाते हैं, रुक जाते हैं, सभी को आने देते हैं। देखिए, बेसिकली लाइव अपडेट में आने का पर्पस ये था कि चुनाव का जो दूसरा चरण था, यानी कि अंतिम चरण था, उसमें मतदान हो चुके हैं। भारी संख्या में लोगों ने मतदान किया है और मतदान करने के बाद एक मैसेज चला कि बदलाव की बयार है। अब ये बदलाव कितना है नहीं है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी फिलहाल जो मैं आपके साथ एग्जिट पोल जो शेयर कर रहा हूं, ये एक आकलन है। एग्जिट पोल भी ना कहें, इसे आकलन कहें। ये आकलन है कोसी सीमांचल सीटों को लेकर, जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। शुरुआत करेंगे, थोड़ा देर रुक जाते हैं, कुछ लोगों को वेट कर लेने दीजिए, मतलब आने दीजिए, उनके लिए वेट कर लेते हैं। ज्यादा नहीं, अभी 9:32 हो रहे हैं, 9:33 में हम लोग शुरुआत कर देंगे और मैं शेयर करता रहूंगा कि आपसे कि कौन सी सीट पर किसका क्या होने जाने वाला है। जैसा कि आप सभी चैनल्स पे देख रहे होंगे कि सभी चैनल्स ने एनडीए को बढ़त दिखाई है। अमूमन यही आंकड़ा हमारे पास भी है, और अगर पूरे विधानसभा क्षेत्र में जहां हम जा पाए, जहां हम जा सके, उसमें जो हम देख पा रहे हैं कि जो नीतीश कुमार का जो एक बड़ा फैक्टर था, जो लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार कमजोर पड़ रहे हैं, अब मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार कमजोर पड़ रहे हैं। नीतीश कुमार मजबूत हैं और मुझे लगता है बड़े भाई की के स्थान पर वही रहेंगे। तो चलिए, 9:33 हो चुका है, मैं आपसे जुड़ चुका हूं। एक बार फिर से सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार की तमाम टीम की तरफ से। और जो ताजा अपडेट मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, शुरुआत करते हैं कटिहार विधानसभा से। कटिहार जिले के जो 7 विधानसभा है, तो उसमें जो है, जो मेरा आकलन है वो ये कहता है कि 3:7 का रेशियो होगा। 3 सीटें जो है वो एनडीए के खाते में जा रही है, जिसमें कि कोढ़ा की जो सीट है, कविता पासवान वहां से बीजेपी की उम्मीदवार हैं, वहां से कविता पासवान जी के खाते में यह सीट जाती हुई नजर आ रही है। बात करें कटिहार विधानसभा की, तो देखिए, कटिहार विधानसभा में बहुत टफ फाइट है। मतलब कहा जाए तो त्रिकोणीय जो मुकाबला है वो देखने को मिला, और त्रिकोणीय मुकाबले में जो सबसे ज्यादा जो मतलब कहा जाए कि टफ कंपटीशन था, वो था तारकिशोर प्रसाद जी, जो भाजपा के वर्तमान में विधायक हैं और प्रत्याशी हैं, वीआईपी के सौरभ अग्रवाल, जो बीजेपी के जो एमएलसी हैं अशोक अग्रवाल, उनके बेटे हैं। वहीं मेयर, जो कटिहार की जो मेयर है नगर निगम की, उषा देवी अग्रवाल, उनके बेटे हैं सौरभ अग्रवाल। वो महागठबंधन के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था बहुत लोगों के बीच में, खास करके चूंकि ये जो सीट है कटिहार सदर की सीट, इसमें बनिया समुदाय और मुस्लिम वर्ग, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, ये निर्णायक भूमिका में रहती है। तो मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ये था कि पिता जो है एमएलसी सपोर्टेड, बीजेपी सपोर्टेड एमएलसी हैं अशोक अग्रवाल, माता मेयर है नगर निगम की, लेकिन वो भी बीजेपी समर्थित है और वर्तमान में मेयर हैं। भाजपा में क्या कहते हैं, महिला वर्ग की मंत्री भी हैं। तो ऐसे में मुसलमानों में ये कॉन्फ्लिक्ट था कि आखिर में वोट किसे दे रहे हैं, महागठबंधन को दे रहे हैं या बीजेपी की ही एक डमी कैंडिडेट को हम दे रहे हैं। तो ये पूरा मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था। लेकिन जो चुनाव हुआ, चुनाव के दरमियान जब हम लोग बहुत सारे कटिहार विधानसभा के सीटों पर जब हम गए, लोगों से पूछा,
तो मुसलमानों का रुझान दिखा कि वो वीआईपी के साथ खड़े थे। लेकिन वहीं इसमें मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इसलिए मैंने बोला क्योंकि अगर मुसलमानों की बात करें तो मुसलमान 3 खेमे में बंटते नजर आए। पहला खेमा था जो वीआईपी की तरफ था, जो युवा खेमा था। लेकिन जो 45 प्लस का जो खेमा था वो खेमा रामप्रकाश महतो के साथ नजर आया। वहीं डॉक्टर गाजी शारिक जो जनसुराज के जो उम्मीदवार हैं उनके साथ मुसलमान वर्ग जो इंटेलेक्चुअल्स दिखे वो भारी मात्रा में दिखे कि उनके साथ खड़े रहे। तो ये तीनों की अगर मैं बात करूं तो ये तीनों में मुस्लिम वोट बटे हैं और हिंदू वोटों का जो बंटवारा हुआ वो इन तीनों में हुआ। लेकिन हिंदू वोटरों का जो सबसे ज्यादा रुझान, सबसे ज्यादा वोट अगर किसी को मिला है, जो अभी तक समझ में आ रही हैं चीजें, वो डॉक्टर गाजी शारिक के फेवर में गई हैं। लेकिन फिर बात आती है कि आखिर में फाइट किस तरह से है। तो देखिए, ये सीट कहीं ना कहीं बीजेपी के खेमे में जाती नजर आ रही है। चूंकि मुसलमान के वोट बंटने के कारण महागठबंधन से ये सीट फिसलती नजर आ रही है। अब रुक करते हैं कदवा की। तो कदवा में शकील अहमद और दुलाल चंद्र गोस्वामी जो है आमने सामने थे। दुलाल चंद्र गोस्वामी जेडीयू की सीट से और कांग्रेस के शकील अहमद। तो देखिए, दुलाल चंद्र गोस्वामी पहले भी सांसद रह चुके हैं, कटिहार के सांसद, पूर्व सांसद रह चुके हैं। अब वो विधायकी का चुनाव लड़ने आए। तो इनके लिए जो सबसे बड़ा रोड ब्लॉकर रहा वो ये कि जब हम फील्ड में गए तो हमने ये पाया कि बीजेपी के जो समर्थक हैं वो ये कहते नजर आए कि जब ये सांसद थे तो इन्होंने कभी भी बीजेपी वालों को उतना सपोर्ट नहीं किया, उतने साथ नहीं दिए। तो वो दिखा भी, उनके रैलियों में दिखा कि बीजेपी के जो मेन जो कार्यकर्ता थे वो बहुत लीस्ट इंटरेस्टेड थे उनके काफिले में जाने को या उनके साथ समर्थन में खड़े रहे। तो इस वजह से एक नाराजगी जो थी दुलाल चंद्र गोस्वामी को लेकर इस वजह से थी। और ये भी था कि पहले की चुनाव लड़ा, जिसको दूसरे विपक्षी के लोगों ने भुनाया भी कि सांसद का भी चुनाव यही लड़ेंगे, विधायक का भी चुनाव लड़ेंगे, और अगर ये चुनाव भी हार जाते हैं तो फिर मुखिया का क्या चुनाव लड़ेंगे। ऐसी बातें निकलकर आ रही थी और विपक्षियों ने भी इसे बुनाया। वहीं शकील अहमद की बात करें तो शकील अहमद के खिलाफ भी थोड़ी नाराजगी थी। इवन मुसलमानों में उनको लेकर काफी नाराजगी थी, लेकिन वो वक्त रहते कहते हैं ना कि वो ठीक कर ली गई। और शकील अहमद एक बड़े नेता हैं, बड़े लेवल के नेता हैं, नेशनल लेवल के लीडर हैं। तो लोगों को लगा कि अगर ये जीतते हैं तो शायद कदवा के विकास के लिए कुछ और काम करेंगे। बात करें प्राणपुर की, तो प्राणपुर में निशा सिंह की सीट निकलती नजर आ रही है, क्योंकि प्राणपुर में जिस तरह से आफ्ताब कंचन जो एआईएमआईएम के जो उम्मीदवार हैं वो जब मैदान में उतरे और इशरत प्रवीण जो आरजेडी की प्रत्याशी थी, यहां भी वोट्स जो है बढ़ते नजर आए। और यही वजह है कि निशा सिंह को जब मुसलमान आपस में बढ़ गए तो निशा सिंह को एक बड़ी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और शायद वो चुनाव जीत भी जाए। फिर आते हैं, रुख करते हैं बलरामपुर का। तो बलरामपुर में महबूब आलम के अगेंस्ट में जो प्रत्याशी हैं संगीता यादव, जो एलजेपी की प्रत्याशी थी, उनको कहीं से भी वो नजर नहीं आ रही है कि वो मतलब टक्कर दे पा रही। वो 3rd नंबर पे भले चले जाएं, लेकिन अभी तक जो सिनेरियो नजर आ रहा है वो ये है कि महबूब आलम लीड करते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी टक्कर जो है एआईएमआईएम के उम्मीदवार से है। और एआईएमआईएम के उम्मीदवार की अगर मैं बात करूं तो ओवैसी साहब जो है इस बार सीमांचल में बहुत खास असर नहीं कर पाए हैं। किशनगंज में ही महज 2 सीटों पर उनकी बढ़त दिख रही है, वरना अगर मैं बात करूं सीमांचल की, कोसी सीमांचल की, तो यहां पर उतना ज्यादा उन्होंने इफेक्ट नहीं छोड़ा। तो अब चलते हैं मनिहारी की तरफ। तो मनिहारी में जो मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था मनोहर सिंह जी को लेकर, जो वर्तमान विधायक भी हैं और कांग्रेस के वर्तमान नेता भी हैं, कांग्रेस से विधायक भी हैं, मनोहर प्रसाद सिंह के बारे में कहा जा रहा था। जब हम कैंपेन में गए, हमने अपना खुद का प्रोग्राम किया, माहौल कैसा है, तो जब उसमें गए तो लोगों ने कहा कि मनोहर प्रसाद सिंह जी कुछ काम नहीं कर पाए, अपनी गली, अपने पिछवाड़े की जो गली है वो सड़क नहीं ठीक कर पाए।
लेकिन अंततः जो मुस्लिम मतदाता हैं, जो निर्णायक भूमिका में मनिहारी में रहते हैं, अब लग रहा है कि निर्णायक भूमिका में उनकी अब निर्णायक भूमिका ज्यादा हो गई है, क्योंकि अब उनका पूरा रुझान जो है अंततः जो है मनोहर प्रसाद सिंह की तरफ चला गया है। शंभू सुमन कहीं सेकंड नंबर पे नजर आ रहे हैं, ऐसा रुझान आ रहा है। और बड़ी वजह यह है कि वो कनेक्ट नहीं कर पाए। जहां तक एक और कारण जो समझ में आ रहा है शंभू सुमन जी के बारे में, कि जब उनका नाम अनाउंस किया गया तब तक वो अपने आप को सोच रहे थे कि पता नहीं मुझे टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस वजह से उन्होंने अपनी फील्डिंग उस तरह से नहीं की और मनोहर प्रसाद सिंह शुरू से लगे रहे। उनके विरोध में उन्हीं की पार्टी के काफी सारे लोग, मीनाक्षी श्वेता जैसी लोग जो है मार्केट में आए, उनका नाम खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन मनोहर प्रसाद सिंह इन सब चीजों से बचते बचाते आगे निकल गए और यही वजह है कि मनोहर प्रसाद सिंह लीड में नजर आ रहे हैं। तो हमने कदवा कर लिया, कोड़ा कर लिया, कटिहार कर लिया, कदवा कर लिया, प्राणपुर कर लिया, बलरामपुर कर लिया, मनिहारी भी कर लिया। अब आते हैं बरारी पर। तो बरारी विधानसभा सीट जो है वो एनडीए के खाते में नहीं जा रही है, वो जा रही है महागठबंधन के खाते में। तौकीर आलम जो है कांग्रेस के नेता, उनके साथ एक इमोशनल फैक्टर जुड़ गया। देखिए, जब महागठबंधन के टिकट को लेकर जब बात हुई तो तौकीर आलम जी को दो जगह से टिकट दिया गया, एक बरारी से और दूसरा प्राणपुर से। प्राणपुर में उन्होंने काफी मेहनत की थी और ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कह लीजिए, सेंटर ऑफ इमोशन कह लीजिए, कि इमोशनल फैक्टर जुड़ गया। लोगों ने कहा कि भाई प्राणपुर में इतनी मेहनत की है तौकीर जी ने, अब उनको वहां से विड्रॉ करके कहा जा गया कि बरारी में आप चुनाव लड़िए। तो लोगों के जहन में ये बात आई कि एक बंदा जिसने इतनी मेहनत की है बिना कुछ पद लिए, तो बरारी में और भी मेहनत करेगा। उनके पिताजी भी पूर्व में विधायक रह चुके हैं। तो ये तमाम बातें जो निकल कर आ रही थी, तो इससे फायदा तौकीर जी को अंततः यही हुआ कि तौकीर जी अब लीड में नजर आ रहे हैं। और मैं बात करूं तौकीर आलम साहब की, तो तौकीर आलम साहब को लीड इसलिए भी मिली क्योंकि विजय सिंह जी का, जो वर्तमान में विधायक हैं, उनका एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ। वो माफी मांगते नजर आए, यानी कि उन्होंने साफ तौर पर इस बात को मान लिया कि वर्तमान में विधायक रहते हुए उन्होंने बरारी की जनता के लिए काम नहीं किया जिस तरह की एक अपेक्षा थी। तो वो अपेक्षा पे खड़े नहीं उतरे और वाकई उन्होंने भी माफी मांग ली ऑन कैमरा। तो लोगों को लगा कि नहीं, एक बार मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन अंततः जाते जाते यही हुआ कि भाई हमने तो समय दिया, आपने समय नहीं लिया, क्यों नहीं एक नए लड़के को मौका दिया जाए, और मौका दिया जा रहा है तौकीर आलम साहब को। तो ये थी कटिहार विधानसभा की। अब बात करते हैं हम सहरसा, चलते हैं। सहरसा एक टफ कंपटीशन था और महागठबंधन के लिए लग रहा है कि ये एक बढ़िया जो है सीट निकालने वाली बात होगी। महागठबंधन से सहरसा विधानसभा की बात करें तो आलोक रंजन जो बीजेपी के कैंडिडेट है, वर्तमान में विधायक भी हैं, पीछे छूटते नजर आ रहे हैं। जब हम गए वहां पर तो लोगों का कहना था आलोक रंजन लोगों से कनेक्ट नहीं करते, लोगों से मिलते नहीं है, विधायक बन जाने के बाद भाव बढ़ गया। तो ये तमाम बातें आ रही थी। वहीं आईपी गुप्ता को इसलिए भी लोग तवज्जो दे रहे थे चूंकि महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, वो भी एक तरह से पैराशूट लेके ही उस चुनावी मैदान में आए, लेकिन महागठबंधन जो है वहां अपने मुद्दों को कनेक्ट करने में सही साबित हुई है, कनेक्ट कर पाई है। अब बात करें बख्तियारपुर की, तो बख्तियारपुर विधानसभा में आरजेडी वर्सेस एनडीए देखने को मिला, एनडीए में एलजेपी देखने को मिला। तो आरजेडी से यूसुफ सलाउद्दीन साहब जो है चुनावी मैदान में है और वर्सेस संजय सिंह एनडीए एलजेपी में। तो यहां पर आरजेडी के यूसुफ सलाउद्दीन साहब बढ़त लेते नजर आ रहे हैं और लगता है कि सीट निकालने में वो निकल जाएंगे। जैसा मैंने पहले कहा कि आईपी गुप्ता ने भी अपनी सीटों को जो है, अपने मुद्दों को जो है कनेक्ट करने में, लोगों को, वहां के लोगों को कनेक्ट करने में मदद की है। वहीं सहरसा की बात करें तो एक फैक्टर और है जो आईपी गुप्ता को बढ़त दिलाने में मदद कर रही है, वो है किशोर कुमार मुन्ना, जो जनसुराज की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। सहरसा की मैं वापस आ गया हूं सहरसा पर। तो सहरसा में किशोर कुमार मुन्ना जो है, ये एक और फैक्टर है। कहते हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, तो वही बात वहां पर है। किशोर कुमार मुन्ना भले ना जीत रहे हो चुनाव जनसुराज के, लेकिन उन्होंने
एनडीए की लुटिया वहां डुबो दी है और आईपी गुप्ता बढ़त में नजर आ रहे हैं। वहीं बात करें यूसुफ सलाउद्दीन साहब की बख्तियारपुर विधानसभा की, तो बख्तियारपुर विधानसभा में यूसुफ सलाउद्दीन कड़ी टक्कर दे रहे हैं संजय सिंह की, जो एलजेपी के उम्मीदवार हैं। अब आ जाते हैं महिषी विधानसभा पे। तो देखिए, महिषी विधानसभा में जेडीयू के गुंजेश्वर शाह और गौतम कृष्णा जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं, इन दोनों के बीच में कड़ी टक्कर है। और गौतम कृष्णा जो है, इनके बारे में कहा जाता है कि खाली पैर लोगों के बीच में गए हैं, जिससे इमोशनल कनेक्ट हुआ लोगों को और लोग को लग रहा है कि नहीं, ये हमारे लिए अच्छा काम करेंगे। जेडीयू के गुंजेश्वर शाह पर लोगों का अब वो रुझान नहीं, वो विश्वास नहीं रह गया। तो गौतम कृष्णा जो है यहां से बढ़त नजर लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बात करें सोनवर्षा राज की, तो सोनवर्षा राज विधानसभा में रत्नेश सदा वर्सेस सरिता पासवान की लड़ाई देखने को मिल रही है। रत्नेश सदा जो जेडीयू के हैं और सरिता पासवान जो कांग्रेस की हैं। तो ये जो सीट है ये 1:4 का रेशियो दिखा रहा है कि महागठबंधन को जो है 3 सीटें जा रही हैं और 1 सीट एनडीए के खाते में जा रहा है। जो मैं बता दूं कि रत्नेश सदा वाली जो सीट है वो सोनवर्षा राज की सीट वो बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। अब कटिहार हो गया, सहरसा हो गया, अब आपको लिए चलते हैं मधेपुरा यानी कि रोम पोप का, मधेपुरा गोप का। तो मधेपुरा जिले की जो 4 विधानसभा सीटें हैं उनमें 3:4 का रेशियो दिख रहा है। 3 में बीजेपी गठबंधन जो एनडीए गठबंधन है बढ़त में नजर आ रही है। वहीं जो है 1 सीट पर महागठबंधन को बढ़त मिलती नजर आ रही है। बात करेंगे बिहारीगंज विधानसभा की, तो रेणु कुशवाहा आरजेडी से है वर्सेस निरंजन मेहता जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं। उनमें कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और निरंजन मेहता सीट निकालते नजर आ रहे हैं। लोगों ने उन पर फिर से विश्वास जताया है। ऐसा जो सूत्र के हवाले से या जो जमीनी चीजें हमने जो जाकर करी हैं और जो हमें नजर आ रहा है वोटिंग परसेंटेज के बाद, तो ये समझ में आ रहा है कि निरंजन मेहता जो है वो सीट निकाल पाएंगे। वहीं बात करें मधेपुरा सदर की, तो देखिए मधेपुरा सदर में कविता शाह जेडीयू से है। वहीं डॉक्टर चंद्रशेखर जो काफी विवादास्पद बयानों को लेकर चर्चा में रहे, आरजेडी में मंत्री भी थे, शिक्षा मंत्री थे, काफी चर्चा में रहे। लेकिन अब इन दोनों में कांटे की टक्कर दिख रही है। देखिए अभी तक तो डॉक्टर चंद्रशेखर लीड में नजर आ रहे हैं, लेकिन लास्ट होते होते कहीं ऐसा ना हो कि कविता शाह ही पलट जाए। तो फिर भी हम डॉक्टर चंद्रशेखर को जो अभी वर्तमान में जो चल रहा है उसके हिसाब से हम उनको रेटिंग कर रहे हैं कि चंद्रशेखर ये सीट निकाल लेंगे। वहीं आलमनगर की बात करें तो नवीन निषाद आरजेडी के उम्मीदवार हैं और नरेंद्र यादव जी जेडीयू के उम्मीदवार हैं। जेडीयू के बड़े नीतीश कुमार के बड़े ही करीबी माने जाते हैं नरेंद्र यादव जी, और आलमनगर में इनकी अच्छी पकड़ है, आलमनगर विधानसभा में। तो यहां से नरेंद्र यादव जी के निकलने की बात हो रही है, शायद ये लीड कर जाए। और नवीन निषाद आरजेडी के उम्मीदवार हैं, लेकिन यहां पर जो आरजेडी के की जो चीजें होनी चाहिए वो कनेक्ट, जो लालू यादव का जो पूरा खेमा था, तेजस्वी यादव ने भी कहा, लेकिन जिसे कहते हैं कि वो फैक्टर काम नहीं आ पा रहा है नवीन निषाद के लिए। तो जो यहां पर भी जो यादवों का जो एक रुझान है वो यादवों का जो फेवर है नरेंद्र यादव की तरफ दिखता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से नरेंद्र यादव जो है लीड करते नजर आ रहा है। और देखिए नरेंद्र यादव ने बखूबी जंगल राज जैसे मुद्दे को बहुत अच्छे से भुनाया, जो हमने जमीन पर भी जाके देखी। वहां पे हमें लगा कि नहीं, शायद जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं उन्होंने उन चीजों को अच्छे तरह से भुनाया और उसमें वो फतेह भी हासिल कर रहे हैं। वहीं सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो बाबा नगरी है, बाबा भोलेनाथ की नगरी है। मैं भी बड़ा भक्त हूं बाबा भोलेनाथ का। तो यहां पर चंद्रहास चौपाल जो आरजेडी के हैं, वर्तमान में शायद विधायक भी हैं, और उनके अगेंस्ट में रमेश ऋषिदेव जी खड़े हैं और इस बार कांटे की टक्कर है। इस बार लग रहा है चंद्रहास चौपाल जी जो है इस बार सीट नहीं निकाल पाएंगे और रमेश ऋषिदेव जी जो है सीट निकालने में सक्षम रहेंगे। तो 3:4 का जो है दिख रहा है। अब चलते हैं अररिया लेकर। तो अररिया जिले की 6 विधानसभा सीटों का जो आंकड़ा है
वो ये कह रहा है कि 5:6 यानी कि बीजेपी एनडीए गठबंधन को 5 सीटें मिलने जा रही हैं और एक सीट पर अररिया में अररिया जिले के विधानसभा सीटों में 4 विधानसभा सीटों में, माफ कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 विधानसभा सीटों में जो है एक सीट पर इंडिया गठबंधन जो लीड लेने की इसमें नजर आ रही है। तो नरपतगंज विधानसभा की बात करें, जहां मेरा भी पैतृक आवास है, मैं आपको बता दूं देवयंती देवी जो बीजेपी की उम्मीदवार हैं, उनकी सीधी टक्कर मनीष यादव से है और अनिल यादव जो नरपतगंज में एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं, पुराने में आरजेडी के बड़े नेता माने जाते हैं, आरजेडी से काफी ज्यादा लगाव था लेकिन टिकट कट गया, निर्दलीय चुनाव में आ गए। तो इन दोनों की वजह से मनीष यादव और अनिल यादव की फाइट में देवयंती देवी निकलती नजर आ रही हैं। और आपको मालूम होगा कि नरपतगंज विधानसभा में लगभग जितने प्रत्याशी हैं उनमें मैक्सिमम जो है यादव समुदाय से है। तो वोट बंटने का एक बड़ा फैक्टर नजर आ रहा है, देवयंती देवी को फायदा नजर आ रहा है। लेकिन देवयंती देवी को जो फायदा हुआ है वो एनडीए में बीजेपी कैंडिडेट होने की वजह से बड़ा फायदा हो रहा है, बीजेपी लोग भरोसा कर रहे हैं। अब बात करते हैं अररिया सदर विधानसभा की। तो अररिया सदर विधानसभा में शगुफ्ता आजमी हैं जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं, वहीं कांग्रेस के अबिदुर रहमान जो वर्तमान में वहां के विधायक भी हैं। लेकिन एक बात बताऊं आपको, शगुफ्ता जी और अबिदुर रहमान के साथ साथ कई 2-4 मुस्लिम और नेता भी इस जगह पे खड़े हैं। अब यहां पर टफ कंपटीशन है। देखिए अभी हम कह तो रहे हैं शगुफ्ता आजमी सीट निकाल लेंगी, लेकिन हो सकता है कि यहां पर जो एक और उम्मीदवार हैं जनसुराज के, वो कहीं ना सीट निकाल लें। तो ये एक चैलेंजिंग सीट है और हालांकि अभी तक जो रुझान आ रहा है उसमें ये है कि बीजेपी की माफ कीजिएगा जेडीयू की जो शगुफ्ता आजमी है वो सीट निकालने में कामयाब होती दिख रही हैं। जो वोटिंग जिस तरह से वोट हुए हैं, जिस तरह से महिलाओं ने वोट किया, वो 10,000 का जो फैक्टर है वो महिलाओं का जो रुझान था नीतीश कुमार को लेकर के वो दिख रहा था फील्ड में। अब रुख करते हैं फॉरबिसगंज विधानसभा की। तो फॉरबिसगंज विधानसभा में बीजेपी के मंचन केसरी और कांग्रेस के मनोज विश्वास जी आमने सामने हैं। इन दोनों में कड़ी टक्कर नजर आ रही है। और जहां तक फॉरबिसगंज की बात करें तो फॉरबिसगंज में ज्यादातर व्यवसाय समाज के लोग हैं और इस वजह से भी बीजेपी को यहां पे बढ़त मिलने की उम्मीद है। हालांकि मुस्लिम समुदाय के लोग हैं लेकिन वो बहुत बड़ा फैक्टर नजर नहीं आ रहे हैं इस बार, और जो है वैश्य समाज जो है बढ़ चढ़कर वोट कर रहा है, बढ़ चढ़कर सामने दिख रहा है मंचन केसरी जी के, और यही वजह है कि बीजेपी इस सीट को लीड करती नजर आ रही है। वहीं सिकटी विधानसभा में बात करें तो विजय मंडल बीजेपी के लीड करते नजर आ रहे हैं, बीजेपी से बढ़त उनको दिखती नजर आ रही है। अब आते हैं, रुक करते हैं जोकीहाट विधानसभा का। तो जोकीहाट जो है अब इन सब में सबसे ज्यादा हॉट सीट बना हुआ है। आपको बता दो जोकीहाट विधानसभा में जनसुराज के सरफराज आलम और शाहनवाज आलम और मंजर आलम, ये तीनों भाई हैं और ये तीनों बड़े नेता, आरजेडी के बड़े नेता तस्लीमुद्दीन के सुपुर्दे खाक तस्लीमुद्दीन साहब के बेटे हैं और तीनों ही एक दूसरे के सामने खड़े हैं, एक दूसरे के सामने लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये सीट जो है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जनसुराज के खाते में चली जाएगी, कुछ कह रहे हैं कि शाहनवाज जी आरजेडी के खाते में चली जाएगी, वहीं कुछ लोग कह रहे हैं मंजर आलम के भी खाते में जा सकती है सीट। तो इसमें अभी जो है चैलेंजिंग है कि किसके सीट खाते में जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं गठबंधन के हिसाब से तो गठबंधन में ये शाहनवाज आलम आरजेडी में या नहीं तो मंजर आलम जेडीयू में जा सकती है। लेकिन जो सरफराज आलम है, उन्होंने जनसुराज के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने बहुत इंपैक्ट डाला है उस क्षेत्र में। तो उम्मीद ये की जा रही है कि इन दोनों की लड़ाई में कहीं सरफराज आलम ही ना निकल जाए, इसलिए इसके बारे में थोड़ा कहना अभी अनुचित होगा कि कौन लीड कर रहा है। तीनों में टक्कर है, ये बात समझने वाली है। बात कर ले रानीगंज विधानसभा की। तो रानीगंज विधानसभा में अच्युत ऋषिदेव वर्सेस मंगलम करके हैं उम्मीदवार आरजेडी के, उनके विरुद्ध लड़ाई देखने की है। लेकिन इंडिपेंडेंट एक उम्मीदवार है, उनका नाम थोड़ा मैं मिस कर रहा हूं, वो भी एक मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रखते हैं। वहां पे कॉन्फ्लिक्ट है कि उनको भी लीड मिल सकती है। तो यहां पर लेकिन
चूंकि ये लोग जो है इन दोनों में मंगलम जी और जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है इन दोनों के बीच में लड़ाई की वजह से अचमित ऋषिदेव लीड करते नजर आ रहे हैं। जेडीयू के उम्मीदवार हैं, काफी सुलझे हुए इंसान हैं, सुलझे हुए व्यक्तित्व के लोग हैं और इस क्षेत्र में अपना होल्ड भी रखते हैं। और जो ईरानीगंज का जो क्षेत्र है इसमें भी ज्यादातर वैसे समाज, बनिया समाज के लोग हैं। तो आप तो जानते ही हैं जेडीयू और बीजेपी एनडीए गठबंधन को वैसे समाज तो सपोर्ट करता ही करता है और खास करके नीतीश कुमार के साथ जो है लोग खड़े दिख रहे हैं। तो ये पूरी चीज थी अररिया विधानसभा की। और अब बात रुख करते हैं किशनगंज की और आखिर में करेंगे पूर्णिया की। तो किशनगंज विधानसभा सीट पर आपको बता दें कोचा धावन से सरवर आलम एआईएमआईएम के, जैसे मैंने पहले भी बताया कि एआईएमआईएम के जो उम्मीदवार है सरवर आलम वो सीट निकाल लेंगे। और 2 सीट किशनगंज विधानसभा के 4 विधानसभा में 2 सीटें मान के चलिए कि एआईएमआईएम के खाते में जा रही है। एक कोचा धामन में सरवर आलम लीड कर रहे हैं, वहीं बहादुरगंज में तौफीक आलम जो एआईएमआईएम के उम्मीदवार हैं वो लीड करते नजर आ रहे हैं। वहीं किशनगंज में बीजेपी की स्वीटी सिंह जो है वो बढ़त में दिख रही हैं, उनका लग रहा है कि वो सीट निकाल लेंगे। वहीं ठाकुरगंज में गोपाल अग्रवाल जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं ये बढ़त, इनकी बढ़त दिख रही है। तो हम लोगों ने अभी तक किशनगंज कर लिया, अररिया कर लिया, उसके अलावा हमने मधेपुरा भी कर लिया, फिर अररिया कर लिया हमने, मधेपुरा के बाद हमने कटिहार भी कर ही लिया, सहरसा कर लिया, सुपौल शायद नहीं हुआ है तो सुपौल की बात कर लेते हैं। अंत में पूर्णिया विधानसभा करेंगे क्योंकि पूर्णिया विधानसभा बहुत ज्यादा हॉट सीट है। तो सुपौल की अगर मैं बात करूं तो निर्मली विधानसभा से अनिरुद्ध यादव जो है जेडीयू के वो निकलते नजर आ रहे हैं, उनकी बढ़त दिख रही है। छातापुर विधानसभा जो सबसे ज्यादा हॉट सीट रही सुपौल की, क्योंकि नीरज सिंह बबलू मंत्री भी रह चुके हैं और वर्तमान में विधायक भी हैं, बीजेपी के गद्दावर नेता माने जाते हैं, बाहुबली नेता भी माने जाते हैं, वो बढ़त लेते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी सीट लग रहा है निकल ही जाएगी। सुपौल सदर की बात करें तो विजेंद्र यादव जी जो है जेडीयू के वो निकलते हुए नजर आ रहे हैं। त्रिवेणीगंज में पेंच फंसा हुआ है, संतोष सरदार जो आरजेडी के हैं वर्सेस सोनम सरदार, इन दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है, यहां पेंच फंसा हुआ है। अब पेंच फंसा हुआ इस चीज को समझिए कि वहां पर जो आरजेडी वर्सेस सोनम सरदार की जो चीजें चल रही हैं वो लोगों में है कि किसके साथ जाए किसके साथ नहीं जाए। तो अमूमन देखा जा रहा है कि संतोष सरदार जो है वो आरजेडी से लीड करते नजर आ रहे हैं, लेकिन पासा कभी भी पलट सकता है ऐसा माना जा रहा है। पिपरा विधानसभा की बात करें तो पिपरा विधानसभा में आरजेडी वर्सेस जेडीयू दिख रहा है और एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार भी है। जो सबसे ज्यादा पेंच नजर आ रहा है मनोज जी है महागठबंधन से, रामविलास कामत है जेडीयू से और लक्ष्मीकांत भारती है जो इंडिविजुअल कैंडिडेट है। पिपरा विधानसभा की ये 3 उम्मीदवार में जो है टफ कंपटीशन देखने को मिल रहा है। हालांकि रामविलास कामत के बारे में कहा जा रहा है कि वो जेडीयू से उम्मीदवार है, यानी कि एनडीए के उम्मीदवार है, तो वो सीट निकल ही जाएगी। तो ये सुपौल की ओवरऑल डिस्क्रिप्शन थी। अब आते हैं पूर्णिया विधानसभा पर जो सबसे ज्यादा हॉट सीट है। तो देखिए पूर्णिया विधानसभा में जो कहा जा रहा था कि पप्पू यादव वो पप्पू यादव का जादू इस बार नहीं चला। संतोष कुशवाहा जो बीजेपी का दामन छोड़ के, जेडीयू का दामन छोड़ के, एनडीए का दामन छोड़ के वो महागठबंधन की तरफ चले गए, उनकी भी दाल गलती नजर नहीं आ रही है। माफ कीजिएगा, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तो पूर्णिया विधानसभा पे अगर मैं चर्चा करूं तो पूर्णिया विधानसभा में 7 सीटें हैं। 7 सीटों में 6 सीटों पर एनडीए बढ़त दिखती नजर, एनडीए की बढ़त दिखाई दे रही है और पप्पू यादव का कोई ज्यादा क्रेज नहीं दिख रहा है। तो देखिए अगर मैं बात करूं पूर्णिया की तो पूर्णिया में खेमका जो विजय खेमका जी हैं बीजेपी के, उनके लिए अमित शाह ने रोड शो भी किया, लोग आए और वो कहीं ना कहीं
टर्न अप होता हुआ दिख रहा है। अमित शाह का जो रोड शो हुआ, बहुत ज्यादा उन्होंने और साफ तौर पे उन्होंने जो ध्रुवीकरण करने की जो कोशिश की, उसमें लग रहा है वो सफल हो गए और विजय खेमका यहां से लीड करते नजर आ रहे हैं। वही धमदाहा से लेसी सिंह बड़ी नेता है, जेडीयू की मंत्री भी हैं। तो ऐसे में जो लेसी सिंह है और इन्हीं के अपोज में माफ कीजिएगा संतोष कुशवाहा जी जो है टिकट लेके महागठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन संतोष कुशवाहा लगता है यहां पे गलती कर गए। यहां उनको अगर उनका टिकट कट रहा था एनडीए से तो उन्हें वापस नहीं जाना चाहिए था महागठबंधन में, और ये सीट लूज भी करके जा रहे हैं। लग रहा है ऐसा कि वो सीट लूज कर जाएंगे और लेसी सिंह आराम से सीट निकाल पाएगी, क्योंकि देखिए राजपूतों की संख्या अच्छी है वहां पर। लेसी सिंह ने जमीनी तौर पर बहुत काम किया है, लोग के साथ जुड़ाव रखा है। जब हम फील्ड पे जाते हैं तो लोग कहते हैं कि लेसी सिंह जो है लोगों से कनेक्ट करती है, भले वो पटना रहती है लेकिन एक व्यक्ति या वो फोन लाइन पे हमेशा सभी से कनेक्ट रहती है। तो लेसी सिंह का दिख रहा है कि लेसी सिंह सीट निकाल लेंगे और जेडीयू की ये बहुत सेफ सीट मानी जाती है। और यहां से संतोष कुशवाहा का चुनाव लड़ना उनके राजनीतिक करियर के लिए कितना बड़ा डेंट होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल चलते हैं रुपौली। देखिए रुपौली विधानसभा भी बड़ी ही एक निर्णायक मोड़ पे खड़ा है, क्योंकि उपचुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह, लिबरेशन के बहुत बड़े जाने माने चेहरा शंकर सिंह राजपूतों के बड़े नेता माने जाते हैं, वो चुनाव लड़े और वहां से चुनाव जीत गए। उनकी पत्नी भी जिला परिषद है, लेकिन इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जब वो चुनाव लड़े, उनको बड़ी उम्मीद थी कि जेडीयू से में वो आ जाएंगे, लेकिन उनके साथ कहीं ना कहीं लगता है कुछ लोगों ने गेम कर दिया। तो वो गेम जो हुआ अब जनता ने भी लगता है उनके साथ गेम कर दिया। तो देखिए है क्या कि रुपौली विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो रुपौली विधानसभा में शंकर सिंह की सीट निकलती नजर नहीं आ रही है, जो वर्तमान में विधायक हैं। और वहां पर रुपौली में रामाधार मंडल जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं, उनको बढ़त मिलती नजर आ रही है और रामाधार मंडल जो है वो बढ़त लेते हुए नजर आ रहे हैं और वो सीट निकालते हुए भी नजर आ रहे हैं। और बड़ी बात यह हो गई है कि चूंकि गद्दावर नेता शंकर सिंह भी रहे हैं, शंकर सिंह ने बहुत फील्डिंग की, बहुत लोग में गए, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी वाइफ को लेके थोड़ा सा एक नेगेटिव इंपैक्ट जो देखने को मिला जब हम फील्ड में गए, कि वो उनकी वजह से कहीं ना कहीं शंकर सिंह की फील्डिंग खराब हुई। लोगों से जो इंटरेक्शन हुआ वो कहीं ना कहीं नेगेटिव करता चला गया। शंकर सिंह चूंकि बहुत कम बोलते हैं, बड़े शाय नेचर के हैं, बहुत शर्मीले स्वभाव के हैं, बहुत कम बोलते हैं, अपने बातों को करने में ज्यादा विश्वास करते हैं ना कि बोलने में। वो कहते हैं ना कि जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, जो मैं नहीं बोलता हूं मैं डेफिनेटली करता हूं। तो वो जो नहीं बोलते हैं वो डेफिनेटली करते हैं, ऐसी छवि है। लेकिन उनकी पत्नी को ला करके लोगों ने जो बनाया माहौल के नहीं, उनकी पत्नी जो बोलती हैं या जो इंटरेक्शन है उनका वो बहुत अच्छा नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव होता चला गया। और यही वजह है कि रामाधार मंडल जो है वो बीच से आए और सीधे सरासर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बनमनखी की बात करूं तो बनमनखी सीट जो है बीजेपी के खेमे में जा रही है, अमौर जो है कांग्रेस के खेमे में जा रही है। बात करें कसबा विधानसभा की, तो कसबा विधानसभा में आपको मैं बता दूं एलजेपी के उम्मीदवार हैं नितेश सिंह, जिनका पूर्णिया के अंदर जो मे फेयर है, जो बहुत बड़ा रेस्टोरेंट, बहुत बड़ा होटल है, और अक्सर जो बड़े नेता आते हैं वहीं आजकल ठहर रहे हैं। तो मे फेयर करके उसके ओनर हैं और एक रियल एस्टेट का बिजनेस भी है उनका। लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि नितेश सिंह बड़े यंग चार्म है और यंगस्टर होने की वजह से लोगों का उनके तरफ रुझान ज्यादा है। लोग कह रहे हैं कि युवा नेता है, युवा चेहरा है, उस पर हम वोट कर रहे हैं, और चूंकि एनडीए के उम्मीदवार हैं इसलिए भी वोट कर रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि उनके बारे में कि वो ग्राउंड लेवल पर काम उनका दिख रहा था, लोगों से जुड़ाव जो कनेक्ट करना चाह रही थी एनडीए, वो नितेश सिंह अपने क्षेत्र में, कस्बा क्षेत्र में कनेक्ट कर पाए लोगों से। उनके बारे में ये भी कहा गया कि एक समय में जब वो मार्केट में जब उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया था उनके पास कुछ नहीं था, बहुत जीरो से स्टार्ट किया है, मेहनती लोग हैं, कमिटमेंट पूरा करने पर जोर देते हैं। तो ऐसे लोगों को हम चुनाव जिता के लाएंगे। कस्बा जब हम गए तो वहां पर भी हमने यही पाया और वो इस बार वोट के रुझान में भी दिखने को मिल रहा है। अब आ जाते हैं 22वीं विधानसभा, वहां से विनोद यादव बीजेपी के उम्मीदवार निकलते नजर आ रहे हैं। तो ये थी पूरे 7 विधानसभा की, जो कोसी सीमांचल की अगर मैं बात करूं,
कोसी सीमांचल विधानसभा की ये पूरी जो जर्नी रही हमारी, हम लोगों ने माहौल कैसा है बिहार, बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार का माहौल कैसा है कार्यक्रम हमने सभी विधानसभा में जाकर किया और वहां से जो रुझान आया उसके आधार पर, और आज जो वोटिंग हुई, जब आप दूसरे चरण का और अंतिम चरण का जब मतदान खत्म हुआ, तब हम आपसे ये एग्जिट पोल शेयर कर रहे हैं। और ये एग्जिट पोल कुछ देर में आपको बाय पोस्ट भी आपको शेयर कर पाएंगे हम लोग। तब तक आप बने रहे बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार की तमाम खबरों के साथ। और देखिए, जैसा हमने कहा कि एग्जिट पोल है, तो ये एग्जिट पोल एक ओपिनियन है, एक आकलन है, और ये कोई रिजल्ट नहीं है कि हम किसी के बारे में रिजल्ट सुना रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं। रिजल्ट तो 14 तारीख को निकलेगा। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि ये हमारा आकलन है, ये बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार की टीम ने जो पाया ग्राउंड पर, जो वोट मिले लोगों को, उसके आधार पे जो हम देख पाया हमने, वो हमने आपसे साझा की है। तो जो वोटिंग परसेंटेज जिस तरह से बढ़ा या जिस तरह से घटा कहीं कहीं, और जिस तरह से महिला उम्मीदवार वोट करते नजर आई, कहीं कहीं लगा कि नीतीश कुमार के जो 10,000 रुपए वाली जो स्कीम थी वो घर कर गई लोगों के, मोदी जी का जो राशन है फ्री में, वो कहीं ना कहीं एकजुटता करता हुआ नजर आया लोगों के बीच। तो ये तमाम जो चीजें थी, उन सब का आकलन करने के बाद, उन सारे विधानसभाओं को विजिट करने के बाद, हमारा जो कोसी सीमांचल का जो आकलन था वो हमने आपसे शेयर किया। तो मैं कोशिश करूंगा कि कल आपको बिहार की ओवरऑल जो 243 सीटों का जो एग्जिट पोल होगा वो हम आपसे शेयर करें। तब तक ये सिर्फ कोसी सीमांचल की बात थी, और इसलिए मैंने आपसे कहा था कि कोसी सीमांचल की सीटों के लिए 9:30 बजे मैं आपसे जुड़ूंगा। और मैं समझता हूं कि आधा घंटा से ऊपर हो गया है समय। और ये जो आकलन था ओवरऑल, हमने जो फील्ड में मेहनत की, हम लोग जो फील्ड में गए, थोड़ी तबीयत भी खराब हो गई, तो ये कोसी सीमांचल का जो एग्जिट पोल था वो हमने आपसे शेयर की। अब ये देखना होगा कि 14 तारीख को रिजल्ट्स क्या आते हैं। फिलहाल आप इस आकलन पर कितना जुड़ाव रखते हैं, अगर रखते हैं तो अपनी बातें कमेंट में जरूर लिखें, और हमारे हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें, यूट्यूब चैनल पे जाके सब्सक्राइब करें, फेसबुक को फॉलो करें, इंस्टाग्राम को फॉलो करें, और हमारी मेहनत को सफल बनाएं। हम इसी तरह से आपके साथ जुड़ते रहेंगे और कुछ ना कुछ अपडेट आपके साथ लाते रहेंगे, और जो ताजा अपडेट है वो भी आपके साथ जुड़ेंगे उन सब मुद्दों को लेकर, और बिहार के तमाम मुद्दों को आपके सामने लाने का प्रयास करते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। जिन लोगों ने लाइव में जुड़ना पसंद किया उन सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग मुझे देखेंगे, बाद में भी जो लोग देखेंगे, उन सब का भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आदाब, सलाम, प्रणाम और जोहार बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।